नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो हमने बनाया था एससी एसटी आरक्षण में जो कोटा लागू करने की बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसमें मेरे साथ थे विक्रम वागड़े जो कि दलित युवा चिंतक हैं। और उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने उसको प्रेज किया, उनकी बातों को, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए। तो मैं वही कमेंट ले रहा हूं जो अगेंस्ट पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्न को या कमेंट्स को लेंगे। तो विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने भी कुछ कमेंट्स पढ़े होंगे पिछली बार जो आए थे। बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल पढ़े। तो एक कमेंट उसमें ये था कि जब 1947 में आरक्षण लागू हुआ तो सभी एससी समाज के लोग समान रूप से थे, मतलब कोई आगे नहीं था, कोई पीछे नहीं था, सबकी स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति एक सी थी। तो जिन लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों को अपनाया, उच्च या शिक्षा की तरफ जो गए वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने नहीं अपनाया वो पीछे रह गए। तो अब आप किस बात पर मतलब उंगली उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने शिक्षा को समझा, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को समझा, जिन्होंने ये समझा कि समता, समानता, बंधुत्व की भावना देश में रहना चाहिए, वो लोग बखूबी आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को उस समय आरक्षण मिला था 1947 में या 1950 में, जब आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी सुचारू रूप से देश के अंदर, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कह सकते हैं ना, जैसे जगजीवन राम बापू जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा दलित चेहरा भी थे, तो उनकी बेटी मीरा कुमारी वापस राजनेता बनी और फिर उनके बच्चे आज की इस कंडीशन में हैं, कोई यूके में है, कोई अमेरिका में है, कहाँ है, सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो 1947 से शुरू हुआ, इसका अब कहीं न कहीं परिवर्तन का जो है वो समय आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बोलूँगा कि एक समाज के बारे में मैं बोलूँगा तो हो सकता है वो गलत हो। जिस तरीके से मैंने मेरी पहली वीडियो में बोला था कि जाटो समाज के जो लोग हैं, वो काफ़ी सक्षम हो चुके हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग सक्षम हो चुके हैं। 20-30% अभी भी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं अंतिम पायदान पे खड़े हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, चाहे वो जाटव समाज में हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज में हो, चाहे वो मेरी खटिक समाज में हो, किसी भी समाज में हो, ऐसे जो पिछड़े गए हैं दलित समाज में, जो अति दलित रह गए हैं, जो अति आदिवासी रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण में कुछ न कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। या बाबा साहब जैसा का जैसा आरक्षण दे गए थे, वैसा का वैसा रखना चाहते हैं, वो संविधान वैसा का वैसा रखना चाहते हैं, ना संविधान में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, नहीं आरक्षण में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का एक बहुत सुंदर सा नियम है और वो नियम ये है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये जो नियम है, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। परिवर्तन आवश्यकता के रूप से बहुत ज़रूरी है। आप इसमें अगर कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आपको क्रीमी लेयर की बात करना होगी। यानी कि जो अति दलित है, जो अति आदिवासी है, उसके लिए अगर उसका भला चाहते हैं, वाक़ई में उसको आगे बढ़ना देना चाहते हैं, चाहे वो आपकी समाज का हो, चाहे वो जाटव समाज का हो, खटिक समाज का हो, क्रीमी लेयर की व्यवस्था हो जिससे कि उसको आगे आने का मौका मिले। जैसा आपने एग्जाम्पल दिया जगजीवन राम और मीरा कुमार का, तो मुझे नहीं लगता मीरा कुमार के जो बच्चे हैं वो अभी किसी भी प्रकार से आरक्षण का लाभ लेते होंगे, और इस तरह की फैमिलीज तो बहुत कम होंगी। जनरली तो अभी भी काफी बड़ा मिडिल क्लास ही एक तैयार हो पाया है, तो उनको तो शायद अभी जरूरत है आरक्षण की। तो मीरा कुमारी जी ऑन मंच आके ये नैरेटिव क्यों सेट करती कि उनके साथ अभी भी छुआ-छूत होती है। तब हम्म। आप देखिए उनके बच्चे आरक्षण का फायदा नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण के सपोर्ट में ये कह रही है कि हमारे बच्चों को आरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी हमारे साथ में छुआ-छूत होती है। और वो एग्ज़ाम्पल सेट करती है कि मेरे पिताजी जब वहाँ गए थे, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई थी, उस तरीके से वो चीज़ें हुई थी। तो आप खुद सोचिए, आप बोल रहे हैं कि एक तरीके से उनके बच्चे आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, फिर भी मीरा कुमारी जो है वो आरक्षण को बचाने के लिए इस तरीके के ट्वीट कर रही हैं, इस तरीके के बयान दे रही हैं। तो ये एक अपने आप में विचार करने वाली बात है। आरक्षण का फ़ायदा बड़े स्तर पर जो लोग हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे ले रहे हैं और जो निम्न स्तर के लोग हैं, वो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आरक्षण के कारण ही तो वो लोग भी आगे बढ़ पाए। तो अभी उनको कुछ पीढ़ियों के लिए और भी जरूरत है संपन्न होने के लिए, ढंग से मजबूत होने के लिए। ऐसा नहीं लगता है जो क्लर्क है या प्यून है या और छोटी पोस्ट पे लोग हैं, जरूरी नहीं है कि जो आईएएस बन गया आईपीएस बन गया। मैंने हमेशा से आज से 5 साल पहले भी यही कहा था कि आरक्षण की कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो व्यवस्था होती है नौकरियों की, उसमें आरक्षण का फ़ायदा ना मिले। बाकी अन्य क्षेत्रों में वो आरक्षण लेना चाहते हैं, राजनीतिक आरक्षण अलग है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो उनका आरक्षण जो है राजनीतिक आरक्षण रखें। लेकिन आईएएस का बच्चा, सांसद का बेटा, विधायक का बेटा
जब एक चपरासी की नौकरी के लिए फाइट करता है, जब एक क्लर्क की नौकरी के लिए फाइट करता है, जब एक एमपी पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी के लिए फाइट करता है, तो ये उस लड़के के साथ गद्दारी हो जाती है जो घर पर रह के तैयारी करता है, जिसके पास कोचिंग जाने की फीस नहीं है, जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिसके पिताजी नाली साफ करते हैं, उनके साथ ही गलत हो जाता है। एक आईएएस अपने बेटे को एसआई की जॉब के लिए कोटा भेजता है, इंदौर भेजता है और बड़ी सिटियों में भेजता है, उसको तैयारी करवाता है, लाखों रुपए में फीस देता है, और जो रिजर्व सीट रहती है एससी की, उस पर उसका बेटा पहले जाकर बैठ जाएगा। तो जो गांव में देहाती कर रहा है, जो गांव में नाली साफ कर रहा है, उसका बेटा उस सीट को कब हासिल करेगा? ये इसका कोई अंत नहीं है। इसमें इस तरीके से चीजें हो सकती है, आईएएस का बेटा आईएएस की जॉब के लिए फाइट करे, उससे जो नीचे की जॉब है उसके लिए वो फाइट ना करे। अब क्लर्क है, कोई बाबू है, उसका बेटा चपरासी की नौकरी के लिए फाइट करेगा, तो जो ऑलरेडी मजदूरी कर रहा है गांव में, उसका बेटा तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था हो कि जो आईएएस है वो आईएएस के लिए रिजर्वेशन रखे, लेकिन छोटी नौकरियों के लिए ना रखे। पर ऐसा होता भी नहीं होगा, आईएएस का बेटा क्यों क्लर्क के लिए ट्राई करेगा, या क्लर्क जो बन मैं गया आपको वो चपरासी के लिए क्यों ट्राई मैं करेगा? मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ नाम सहित, कि जो नायब तहसीलदार हैं, जो मतलब उससे ऊपर की जो पोस्ट है उनकी, वो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उनके बेटे क्लर्क बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। अच्छा। अच्छा, एक और बात कही लोगों ने कि वाल्मीकि समाज और खटीक समाज, और खास करके वाल्मीकि समाज, उसमें शिक्षा का स्तर ही इतना कम है, तो वो फाइट कैसे करेंगे कंपटीशन? पहले वो शिक्षा तो ये बढ़ाए तो। ये वो लोग कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि वाल्मीकि समाज आज भी अनपढ़ है? एक्चुअली में इनकी परेशानी ये है कि वाल्मीकि समाज को सिर्फ पोस्टर बॉयज बना के रखना चाहते हैं। आरक्षण में जब भी कुछ चेंजेस की बात आती है तो वाल्मीकि समाज के लोगों का फोटो लगा देते हैं, नाली साफ करते हुए, कोई गड्ढा साफ करते हुए, उनके फोटो ये पोस्टर पे लगा देते हैं और कहते हैं कि हमें आरक्षण इनके लिए बचाना है। लेकिन एक्चुअली में जब उनको आरक्षण देने की बात आई तो ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज अभी इतना कैपेबल नहीं है। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि वाल्मीकि समाज इतना कैपेबल नहीं है? आप उनको आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें लाकर तो देखिए वो कितने कैपेबल है, वो आपको बताएंगे। वो हर चीज में कैपेबल है, बुद्धिमत्ता में भी, शारीरिक में भी, और हर चीज में वो कैपेबल है। वाल्मीकि समाज को सिर्फ एक अवसर चाहिए। और आज भी मैं कह रहा हूं कि वाल्मीकि समाज सिर्फ नाली साफ करने की, नौकरी करने के लिए नहीं बना है। वाल्मीकि समाज कुर्सी पर बैठने के लिए बना है, और बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था वो इन्हीं को देखकर दिया था। और इनको वाकई में अगर फायदा पहुंचाना है तो क्रीमी या कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, काफी लोगों का कहना है कि जब जब आरक्षण पे कोई खतरा होता है, या 1 अप्रैल 2018 को जब काफी संघर्ष हुआ था, तो वो सारा संघर्ष भी जाटव समाज के लोग ही कर रहे थे, बाकी लोगों को तो कुछ मतलब ही नहीं है आरक्षण से, तो फिर वो आरक्षण का लाभ क्यों लें? मुझसे ज्यादा जानकारी आपको होगी इस बारे में कि जितने भी दलित संगठन इस देश में बने हुए हैं उसमें से 90% जो संगठन है वो दलित समाज के, जाटव समाज या मेघवाल समाज के लोगों के हैं। क्यों है? क्योंकि एक नारा हमेशा से दिया जाता है कि हमें जाति जनगणना करवाना है, जाति जनगणना करना है, यानी कि जिसकी जाति जितनी होगी उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमेशा से इनका कहना है। तो जो मेघवाल समाज, जाटव समाज है, नो डाउट इस देश में उनकी संख्या ज्यादा है, वो संख्या में भी ज्यादा है, 12 करोड़ समथिंग बताते हैं कि हम 12 करोड़ जाटव और मेघवाल समाज के लोग हैं। तो इसलिए ये तर्क दिया जाता है। और जो चेहरा बनता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन उस भीड़ को जो कंट्रोल करता है, उस भीड़ को जो नियंत्रित करता है, उसका चेहरा हमेशा से सामने दिया जाता है। तो जितने भी संगठन हैं इस देश में जाटव और मेघवाल समाज के हैं, क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग ज्यादा हैं। वो आप देखिए हिंदू समाज के जो विरोध में भी बोलने वाले लोग हैं, इन्हीं की समाज से आते हैं। जितने भी नेशनल मुद्दे होते हैं जिसमें इनकी नेगेटिव कमेंट आती है, नेगेटिव ट्वीट आते हैं, इनकी तरफ से आते हैं। तो इनकी संख्या ज्यादा है, संख्या के साथ साथ इनके संगठन ज्यादा है, इसलिए ये हमेशा चेहरा बन जाते हैं कि हम आरक्षण को बचाने के लिए हम सामने आए, आरक्षण के खिलाफ ये आवाज उठा रहे थे, मनुवादियों से लड़ने के लिए हम सामने आए। क्यों सामने आए? क्योंकि आपके संगठन ज्यादा है। तो यही तो तर्क है कि उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसलिए वो जॉब्स में भी ज्यादा है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, जॉब्स में भी ज्यादा है, लेकिन एक परिवार को अगर ये चीज मिल रही है तो उसका विरोध है। मतलब आप देखिए, अगर आपको आरक्षण मिल रहा है 15%, तो 7.5% तो आपके लिए रखा जा रहा है ना। बाकी तो जो अति दलित हैं, अति अति आदिवासी है, अति जो बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, जैसे कि वाल्मीकि समाज, उनके लिए दिया जा रहा है। तो उसमें आपको समस्या क्या है? अगर आप मान लीजिए आप 12 करोड़ भी है, तो एक हिस्सा आपके लिए हो गया और एक हिस्सा बाकी अन्य समाज के लिए हो गया, तो इसमें आपको समस्या कहाँ है? बात वो हो रही है। काफी लोगों का कहना है कि खटीक समाज जो है वो अछूत नहीं था, तो फिर वो अनुसूचित जाति में क्यों आए, या एससी में क्यों क्यों है, या कैसे है? देखिए, अगर इस बारे में हम बात करेंगे ना, तो देश में जो केंद्र की सूची है जातियों की, वो अलग है, और जो राज्यों की जातियों की सूची है वो अलग है। खटीक समाज, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, हर जगह शेड्यूल कास्ट के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा से मांसाहार की विक्रय का कार्य किया है।
मांसाहार का वो व्यापार करते थे, और इस वजह से कहीं न कहीं समाज के अंदर खटिक समाज के साथ भी छुआ-छूत हुई है। बाकी अगर मैं मेरी समाज की बात नहीं करूँ और अन्य समाज की अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम इस जाति के फेर में पढ़ेंगे तो कोई जाति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी में है, तो वही जाति मध्य प्रदेश के अंदर एससी में है। कोई जाति मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी में है, तो वो जाति उत्तर प्रदेश, बिहार में एसटी में है। तो इस तरीके की जाति व्यवस्था हमारे कुछ देश में रही है, जाति और ये है जो जो जाति कहीं ओबीसी में है तो कहीं जनरल में भी है, ऐसा बि भी है। बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो स्वर्ण समाज है, मध्य प्रदेश में स्वर्ण समाज जो है वो ओबीसी में आती है, और मैंने सुना है कि जो अदर स्टेट है वहाँ पर ये जनरल लेकर सुनार। हमारी बार-बार। हाँ, सुनार समाज, स्वर्ण हम्म। समाज जिसको बोलते हैं, सोना चांदी का जो व्यापार करते हैं। मैंने तो तो उनको ये जो जनरली जाति ओबीसी में देखा है। हाँ, मध्य प्रदेश में ओबीसी में है, और कई स्टेट है जहाँ पर मैंने सुना है कि वो जनरल में आते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जातियों का जो फेर है, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि हम्म। बहुत सारी जातियों का जो स्टेटस है वो कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है। लेकिन खटिक समाज हमेशा से हर राज्य में आपको शेड्यूल कास्ट के अंदर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि खटिक समाज का जो व्यापार का था मांसाहार का, इसके कारण उनके साथ छुआ-छूत हुई है। जिस तरीके से मेघवाल समाज के साथ उनका चर्म का व्यापार था, वो मृत पशु की चर्म का काम करते थे। इस वजह से उनको इस स्टेटस में डाला गया है शेड्यूल कास्ट के, और वहीं खटिक समाज को भी इसी स्टेटस में डाला गया है शेड्यूल कास्ट के, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत जगह ये शेड्यूल कास्ट के अंदर ही है। अच्छा, ये भी लोगों का आरोप है, कुछ कमेंट्स हैं कि खटीक और वाल्मीकि समाज जो बीजेपी के साथ जाता है, तो आरक्षण के इसलिए भी अगेंस्ट हैं वो लोग। हमारे यहाँ पर वाल्मीकि या समाज के या जो या लोग हैं, इसे कहिए कि ये लोग मनुवादियों के हाथ का खिलौना है, ऐसा अगर आरोप ये है। अगर ये बात किसी ने कही है तो बहुत गलत कही है। क्योंकि अगर ऐसा उनका कमेंट अगर मैंने यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोगों को बता दिया, तो 50 से 60% जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो यहाँ के हैं, जहाँ लोकल की मैं रहता हूँ, मंदसौर नीमच में, वो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा कि वाल्मीकि समाज के लोगों को ये मनुवादी वाला तर्क दे रहे हैं, या यूँ कह रहे हैं कि बीजेपी के ये हैं, बीजेपी के वो हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज में ऐसा नहीं है। उनको भी कहीं न कहीं छुआ-छूत का बहुत बड़े स्तर पे सामना करना पड़ता है, हर रोज़ करना पड़ता है। हम सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, ये बात हमें स्वीकार करना होगी, और उनके अंदर जो पीड़ा है, उनके अंदर जो दर्द है, सिर्फ़ वो ही समझ सकते हैं। चाहे वो नाली साफ करने वाले का काम हो, सड़क पे सफाई कर्मचारी वाला काम हो, या फिर अस्पताल में पीएम करने का काम हो। वही समाज के लोग कर रहे हैं। एक भी मैं पूछूँगा तो कोई अदर कास्ट का हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। तो उनका दर्द हमसे काफ़ी बड़ा है, और उस दर्द को दूर करने के लिए अगर उनको आरक्षण मिल रहा है, तो मैंने तो मेरा आरक्षण आज से 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, 5-6 साल पहले ही मैंने मेरा कास्ट सर्टिफ़िकेट भी जला दिया था, और इसी वजह से जलाया था कि जो मेरा आरक्षण है वो ऐसे व्यक्ति को मिले जिसको आवश्यकता है, जो वाक़ई में आज भी नीडी है, जिसको आज तक आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आरक्षण का फ़ायदा मिले। वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा वंचित रहा है, सबसे ज़्यादा आवश्यक रहा है, और उसी को आरक्षण की जो है पहली प्राथमिकता होना चाहिए। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है ये फूट डालो और राज करो की नीति है, मतलब कि आरक्षण का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं तो इसलिए इस तरह की बातें लाई जा रही है, पर आरक्षण हटेगा नहीं चाहे जो मर्जी करो, या कुछ उसमें बदलाव भी नहीं होगा। बैसाखी लेकर वो व्यक्ति चले जिसके पाँव में वाक़ई में तकलीफ हो तो अच्छा लगता है। लेकिन कोई अगर बैसाखी लेके दौड़ रहा है और हमको दिख रहा है और हम उसका विरोध भी नहीं करें, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। मतलब आप इस बात से समझिए, जब भी आरक्षण में बदलाव की बात आती है, चाहे वो क्रीमी की बात हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो, चाहे फिर वो और किसी तरीके के बदलाव की बात हो, तो हमेशा से ये लोग कहते हैं कि संविधान खत्म करने की साजिश है, आरक्षण खत्म करने की साजिश है, और यही डर ये समाज को दिखाते हैं और समाज को विद्रोह के रूप में खड़ा कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये अगर आज भी आरक्षण में कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, तो और 75 साल बाद भी अगर हम आरक्षण आरक्षण पर अगर बात करेंगे, तो ये स्थिति बनेगी जो आज है। ओके। तो कुल मिलाकर ये सारे क्वेश्चन थे जो नेगेटिव कमेंट्स थे या जो प्रश्न थे लोगों के जो उठाए थे, तो मैंने वो सारे पूछ लिए हैं, और मुझे लगता है कि जिन्होंने ये प्रश्न किए हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, उनको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, नेक्स्ट टाइम फिर धन्यवाद आपसे सर। जुड़। बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल।